फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेओ योन गाँव पहुंचती है जहाँ वो बचपन में रहती थी और संग हो उसे अपने घर ले जाने के लिए आता है। उसकी माँ बहुत बीमार थी, इसलिए रास्ते में वो लड़की से पूछता है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ को देखने गई थी या नहीं। वो जवाब नहीं देती क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अपना फोन स्टेशन पर ही खो दिया है और उसकी उसे चिंता हो रही होती है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है वो एक कॉर्डलेस फोन ढूंढती है और उसे प्लग कर लेती है। थोड़ी देर बाद में फोन बजता है और सेओ योन फोन उठाती है और एक औरत की आवाज उसे सुनाई देती है जो उसे किसी और से मिस आइडेंटिफाई कर लेती है और कहती है कि उसकी माँ पागल है। जब उसे समझ आता है कि उसने गलत नंबर पर कॉल किया है तो वो औरत फोन रख देती है। उसी दिन सेओ योन अपनी माँ के डॉक्टर के पास जाती है जिसको बताती है कि उसकी माँ के दिमाग में एक ट्यूमर है जो सर्जरी से निकाला जा सकता है, लेकिन यह प्रोसीजर काफी मुश्किल है और उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना होगा। वो अपनी माँ के साथ थोड़ी देर उसके हॉस्पिटल रूम में बैठती है और वो औरत सेओ योन से कहती है कि उसको अपनी दफन के इंतजाम शुरू करने की जरूरत है। सेओ योन काफी परेशान हो जाती है जब उसकी माँ कहती है कि वो अपने पिताजी के साथ या उसके आसपास कहीं दफन किया जाना पसंद करेगी, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। इस पर वो कमरे से भाग जाती है। वह फिर अपने पापा के कब्रिस्तान जाती है जहाँ पर लिखा है कि वो 1999 में गुजर गए थे। जब सेओ योन घर लौटती है तो वापस वो मिस्टीरियस फोन कॉल उसे आता है। उसे समझ आता है कि वो औरत उसे कह रही है कि वो अपने ही एड्रेस से कॉल कर रही है। उस रात सेओ योन को घर में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिससे वो उठ जाती है। वो जांच करने के लिए जाती है और देखती है कि सिर्फ एक तस्वीर गिरी हुई है। वो उसे फिर से टांगने की कोशिश करती है लेकिन पता चलता है कि जहाँ पर वो लगी थी वो एक नकली दीवार है जो एक पूरी अलग कमरे की मौजूदगी को छुपाता है। जब वो दीवार को तोड़ देती है तो वो फ्लैशलाइट के साथ कमरे में जाती है और वहाँ एक डब्बा मिलता है उसे जिसमें अलग अलग चीजें हैं इंक्लूडिंग एक लड़की की डायरी। जब वो डायरी के पन्ने को पलट कर देखती है तो एक लड़की की तस्वीर उससे गिर जाती है। अगले दिन सेओ योन तस्वीर को सुंग हो को दिखाती है और वो कहता है कि ये योंग सूक है। ये घर उसकी स्टेप मॉम का था जो एक तरह से शामान थी। उसे सिर्फ कम जानकारी देते हुए वो ऐसा प्रतीत करता है कि उसको उस समय का कुछ याद नहीं है। सेओ योन को समझ आता है कि तस्वीर की तारीख 1999 की है। अपने घर जाते वक्त उसे एक दुकान दिखती है जिसका नाम वही औरत सुन ही है जिसे उसकी मिस्टीरियस कॉलर ने पूछा था। उस रात वो फिर से कॉल करती है जहाँ पर वो औरत फोन के दूसरी तरफ ऐसे ही चीख कर रो रही होती है जब तक उसे उसकी स्टेप मॉम फोन से दूर नहीं ले जाती। माँ उसको जलाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों लड़ती हैं और कमरे में आग लग जाती है। सेओ योन दीवार में बनाई गई छेद की ओर जाती है और देखती है कि सीढ़ियों पर धुआं आ रहा है। थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजता है और सेओ योन औरत को कहती है कि वो जानती है कि वो योंग सुक है और उसने उसकी तस्वीर 26 नवंबर 1999 से ढूंढ ली है। योंग सुक कहती है कि वो सिर्फ 18 की है तो सेओ योन उसकी डायरी की एक पैसेज को पढ़कर कहती है कि ये कल की है। उसे चेक करने पर दिखता है कि वो सेम है तो योंग सुक डर जाती है। सेओ योन जो समझदार है कि ये अनजाने में अजीब लग सकता है उसे कहती है कि उसकी थियरी ये है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। अपनी सोच को और पक्का करने के लिए वो नवंबर 18 की एक अखबार की खबर ढूंढती है और योंग सोक से कहती है कि वो रात को न्यूज देखें एक प्लेन क्रैश की रिपोर्ट के लिए। योंग सोक वो रात अपनी माँ के साथ डिनर करती है और वो लड़की जो धमकी देती है कि अगर वो खाना नहीं खाती तो वो उससे इंस्टीट्यूशन वापस ले जाएगी, इसलिए वो अपना पेट भरकर खाना शुरू कर देती है। अपनी माँ को परेशान करने के बाद वो प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखती है और फिर सेओ योन को फिर से कॉल करती है। दोनों महिलाएं दोस्त बन जाती हैं जब सेओ योन योंग सुक को अपने फेवरेट म्यूजिशियन के कमबैक सीन के बारे में और 1999 में अभी भी अजीब लगने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। जब योंग सुक कहती है कि उसकी बायोलॉजिकल माँ की डेथ हो चुकी है और वो लड़की जो उसे परेशान कर रही है वो उसकी स्टेप मदर है तो सेओंग योंग उसे अपने पिताजी के मौत के बारे में बताती है। उनके घर में एक आग लग गई थी जब वो छोटी थी क्योंकि उसकी माँ गैस बंद करना भूल गई थी और उसके पिताजी उस आग में मर गए थे। 21 नवंबर 1999 को सेओ योन और उसके परिवार योंग सुक के घर पहुंचते हैं यह सोचकर कि वो उसे खरीद सकते हैं। इस समय पर उसके पिताजी अभी जिंदा हैं। जवान सेओ योन ऊपर भागती है और वो योंग सुक के कमरे को ढूंढती है। उसके स्टेप मॉम से कहती है कि वो दरवाजा खोल दे। जब योंग सुक दरवाजे पर आती है तब समझ जाती है कि ये लोग कौन हैं। तो फिर से बड़ी सेओन योन को उसके पिताजी की आवाज सुनाई देती है। ये उसके लिए बहुत ही खुशी का लम्हा होता है क्योंकि सेओन योन ने 20 सालों में अपने पिताजी की आवाज कभी नहीं सुनी थी। योंग सुक के दिमाग में अपने पिताजी को बचाने के लिए एक आइडिया आता है। 27 नवंबर को जब सेओ योन के पिताजी को मरना था योंग सुक अपने स्टेप मॉम से बचकर घर से भाग जाती है और वहां जाती है जहां सेओन योन रहती है। जब वो वहां शिफ्ट हुई थी छोटी सेओन योन टीवी देख रही होती है और
और उसकी माँ अपने नेल्स पेंट कर रही होती है। जब स्टोव पर खाना पक रहा था तभी थोड़ी देर में माँ घर छोड़कर जाती है और योंग सुक चाबी चुरा लेती है। जब सेओ योन अपने पिताजी के साथ खेल रही होती है, योंग सुक घर में घुस जाती है जब आग शुरू हो रही होती है। तो अभी सेओ योन के मोबाइल फोन उसके पास लौट आता है और उसकी टांग पर लगी आग की जलन गायब हो जाती है। अचानक उसका घर भी बदलने लगता है, वैसे ही उसका खुद का रूप और उसका कमरा। सेओ योन नीचे उतरती है, फिर घर से बाहर निकलती है और वहाँ वो एक खूबसूरत ग्लास हाउस गार्डन देखती है। जब वो उसमें दाखिल होती है तो वहाँ अपनी माँ को देखती है। फिर उसके पिताजी आते हैं। सेओ योन उन्हें देखकर रो देती है जब वो उनके सामने होती है, फिर उन्हें गले लगाती है। दोनों उसके माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है। बाद में वो योंग सुक को कॉल करके उसे धन्यवाद देती है। सेओ योन अपने माँ बाप के साथ समय बिताती है, फिर फोन पर योंग सुक के साथ नया म्यूजिक शेयर करती है। दोनों समय के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सेओ योन फोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ समय बिता रही होती है। योंग सुक उसे बार बार कॉल करती है और गुस्सा हो जाती है जब वो उसे कॉल बैक नहीं करती है। जब वो दोनों फिर से बात करते हैं तब ये दिखने लगता है कि योंग सुक ठीक नहीं है। सेओ योन फोन पर चीखें सुन लेती है और फिर योंग सुक की स्टेप मॉम की आवाज आती है जो उसे कहती है कि वो उससे दूर है, नहीं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। बीच में योंग सुक की स्टेप मॉम उस पर एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म करती है, यानी कि काला जादू, यकीन करके कि वो इस तरह उसकी मदद कर सकती है। जब ये लड़की बार बार उसे रो रो कर विनती करती है तो वो रुक जाती है। उसकी स्टेपमॉम उसे मारती है और फिर उसके रोते हुए चेहरे पर चैंट्स बोलती है। जब योंग सुक माफी मांगती है, उम्मीद करती है कि वो रुक जाएगी, फिर भी उसके बाद योंग सुक की स्टेपमॉम सुन ही की दुकान जाती है और ये देखती है कि योंग सुक भी वहाँ थी। वो देखती है कि औरत के पैर पर चोट है। इस दौरान सेओ योन अपने आप को रोक नहीं पाती है। योंग सुक को ऑनलाइन सर्च करने लगती है। वो जब उसे किसी भी सोशल मीडिया पर वो नहीं मिलती है तब वो उसके पति की तलाश करती है और एक खबर पढ़ती है योंग सुक की एक्सोर्सिज्म के दौरान होने वाली मौत के बारे में जो उसके स्टेप मॉम ने उस पर करा था। योंग सुक उसे कॉल करती है और वो बताती है कि वो उस रात मर जाएगी। उसकी स्टेप मॉम एक्वेरियम से एक चाकू लेकर उसके कमरे में जाती है। जब वो चाकू से हमला करने लगती है और बेड को छेदने लगती है जहाँ पर उसको लगता है कि योंग सुक सो रही है, तो योंग सुक बेड में ही नहीं होती है। योंग सुक उस पर हंसती है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसको बेहोश कर देती है। वो कमरे में चाकू ढूंढती है और अपने स्टेप मॉम का सामना करती है, फिर उसको वो मार देती है और उसके खून का स्वाद चखती है। उसके बाद वो सेओ योन को कॉल करती है जो फोन के पास चिंता से इंतजार कर रही है और रिलैक्स हो जाती है जब योंग सुक कहती है कि वो ठीक है और वो कहती है कि वो दोबारा पैदा हुई है। अगले सीन में हम योंग सुक को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ी है और वो खुश है कि अब वो आजाद है। पहले वो खूब सारा भोजन खाती है जो उसको सच में पसंद है, फिर खुद के लिए नए कपड़े खरीद लेती है। इसी दौरान सेओ योन अपने परिवार के साथ सोंग हो के परिवार का स्वागत करती है अपने घर पे, जब वो उनके लिए स्ट्रॉबेरीज लाता है। सब लोग स्ट्रॉबेरीज के लिए उत्साहित हैं और सोंग हो को घर लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसने पिछले समय में घर के लिए एक अलग प्रकार की डिलीवरी की थी, लेकिन इस बार योंग सुक दरवाजा खोल लेती है। उसको उसके नए कपड़ों पर खुशी है और वो उन्हें सोंग हो को दिखाती है, फिर उसे अंदर बुलाती है। सोंग हो उसकी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो बस ये जानना चाहती है कि उसके नई चीजें उसको पसंद आई या नहीं और उसे अकेला छोड़ देती है। इसी बीच सोंग हो किचन में जाता है स्ट्रॉबेरीज रखने के लिए, जब उसको फ्रिज में कुछ फाउल स्मेलिंग प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। जब वो जगह बना रहा होता है तब एक प्लास्टिक बैग को गिरा देता है और जब वो बैग उठाता है तो उसे समझ आता है कि वो बॉडी पार्ट्स से भरा हुआ है, यानी कि किसी के शरीर के टुकड़े उसमें भरे हुए हैं। सोंग हो परेशान हो जाता है जब योंग सुक उसे किचन में बैठा देखती है। इस बीच वर्तमान में सेओ योन के परिवार उसके साथ चाय पीने और उसके छोटे कुत्ते का स्वागत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। फोन बजता है और सेओ योन उसे अपने कमरे से उठाती है। वो फोन पर सुंग हो के रोने की आवाज सुन लेती है जो उसे फोन से आती है और योंग सुक ने उसके नए कपड़े खराब कर दिए हैं जिसके लिए वो उस पर चिल्ला रही होती है। फोन कॉल सडनली कट जाता है। सेओ योन को इस बात का बुरा लगता है जो बात उसने अभी की थी और जब वो वापस नीचे आती है तो देखती है कि सुंग हो अब वहाँ नहीं है। हकीकत में वो कभी भी वहाँ नहीं था और उसके माँ बाप ने कभी उसके बारे में नहीं सुना है। सुरक्षा के लिए वो फ्रिज को चेक करती है, फिर उसके स्ट्रॉबेरी फार्म जाती है, लेकिन वहाँ सुनसान होता है, सन्नाटा होता है। सेओ योन गांव के पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि वो उसको जानते हैं। जब छोटे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, उसके स्ट्रॉबेरीज फार्म के बारे में भी नहीं सुना, पर बड़े पुलिस ऑफिसर को ये बात पता होती है। उससे पूछते हैं सेओ योन से कि वो क्यों किसी के बारे में पूछ रही है जो 20 साल पहले मरा हुआ है। उस सवाल से वो शॉक हो जाती है। ऑफिसर उसे पीछे ले जाता है और उसके क्राइम्स के बारे में
अपने नोट्स दिखाता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसने उसके घर पर योंग सुक के द्वारा एक सीरियल किलर के रूप में हत्या की थी। पुलिस भी उसके घर जाती है। जब उसके पास सोंग हो के बारे में पूछने आते हैं तभी तो उन्हें पता नहीं होता है कि उसे मारा गया था। वो उनसे ये झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो कि फ्यूचर में सेओ योन से बात किए था उसके जवाब में कुछ गड़बड़ी देखता है। योंग सुक कहती है कि वह उससे नहीं जानती और उसकी माँ उससे मिलने आई थी या नहीं आई थी ये बात नहीं बता सकती, लेकिन ऑफिसर के ध्यान में ये बात आती है कि उसके घर में स्ट्रॉबेरीज की डिलीवरी हुई है। अपने झूठ को छुपाने के लिए वो फिर से झूठ बोलती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वो सच नहीं बोल रही है और कुछ नोट्स लिखकर उसे नर्वस कर देता है। योंग सुक के मुंह से गांव में एक हत्या की खबर निकलती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर भले ही सस्पिशन में हो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। बड़ी सेओ योन आखिरकार सुन ही जो दुकान मालिक है उससे बात करने जाती है योंग सुक और उसकी स्टेप मॉम के बारे में पूछने के लिए। सुन ही उससे कहती है कि उसने सोचा था कि योंग सुक एक अच्छे व्यवहार वाली लड़की है जो उसकी पति के बारे में घंटों तक सुनेगी। कभी कभी वो उसके कमरे से स्नैक्स निकाल लेती थी, पर एक दिन उसने सच में बहुत बुरा चोट पहुंचाया। अगर योंग सुक की स्टेप मॉम ना होती तो सुन ही शायद मर चुकी होती। बाद में योंग सुक सेओ योन को कॉल करती है जब वो अपने फ्रिज से बॉडी पार्ट्स निकालती है। सेओ योन उससे फोन उठाती है और तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसने सोंग हो को मारा। योंग सुक उसे झूठ बोलती है तो सेओ योन उससे एक अखबार की हेडलाइन पढ़कर सुनाती है जिसमें लिखा होता है और उसे उम्र भर की जेल की सजा सुनाई गई है। एक उम्र भर की सजा सुन के योंग सुक को बड़ा शॉक लगता है, इसलिए वो एक्टिंग छोड़ देती है। सेओ योन को सच्चाई समझ में आती है कि उसने सच में स्ट्रॉबेरी फार्मर को मार दिया था। योंग सुक फिर सेओ योन से सवाल करने लगती है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और कहती है कि वो उससे जानकारी निकालने के लिए उसकी मदद की जरूरत है ताकि वो अपने अरेस्ट से बच सके। वो सेओ योन को नहीं भूलने देगी जो उसने उसके लिए किया था, और जब सेओ योन उसके कॉल को 2 बार काट देती है तो वो बहुत गुस्से में आती है। दोनों लड़कियां इस पूरी सिचुएशन का अलग अलग तरह से रिएक्शन देती हैं। एक डर से कांप रही है और दूसरी रो रही है। दोनों अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती हैं, जबकि दूसरी गुस्से में है और बदला लेने का इरादा रखती है। वो सेओ योन के नंबर को बार बार डायल करती है। 1999 में कॉप योंग सो की जांच कर रहा है। वो देखता है कि उसे कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। जब योंग सो फ्यूचर में सेओ योन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है, और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो अपने छोटे रूप को वहाँ देखती है अपने पापा के साथ। उसके पापा उसे बताते हैं कि वो अपनी स्टेप मॉम को ढूंढ रहे हैं जो कुछ समय पहले रिलेटर्स ऑफिस में उनसे मिलने वाली थी। योंग सो कहती है कि शायद वो सो गई है और उन्हें अंदर इंतजार करने के लिए बुलाती है। वर्तमान में भी सेओ योन अपने पापा के साथ होती है। उन्हें नोटिस होता है कि वो परेशान है और उससे इसके बारे में वो पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है। उसके पापा कार को रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वो पेडल को धीरे से दबाए ताकि जब वो कार रोके तो कॉफी ना गिरे। सेओ योन उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये काम कर लेती है। वापस 1999 में योंग सुक तैयार हो रही है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। जब वो अपने पिता के साथ घर में इंतजार करती है, छोटी लड़की एक स्ट्रॉबेरी खा रही है जब वो योंग सुक को देखती है अंदर आते हुए, जो उसके डैड को फायर एक्सटिंग्विशर से मार देती है। वर्तमान में सेओ योन एक टनल में कार चला रही है जब उसे अपने पिता को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे गायब होने की तस्वीर दिखती है, और ये उसे फ्यूचर की उस वर्जन की टूटी हुई कार के शीशे में दिख जाती है। डर से कांप रही छोटी सेओ योंग अपने पिता के खून को देखकर वहां से पीछे हटती है। बड़ी सेओ योंग टनल में बिना अपने पिता के साथ जाती है। योंग सुक छोटी वाली सेओ योन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसके पिता की मौत उसकी गलती है क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया। अब वर्तमान में सेओ योन घर की तरफ भागती है और वहां पर बुरी हालत में मिलती है और जमीन पर खून से लिखा हुआ है, सेओ योन फोन उठाओ। श्योर इनफ फोन बजता है और वो फोन उठा लेती है। योंग सुक उसके साथ खिलवाड़ करती है उसके पिता के मौत के तरीके के बारे में। सेओ योन को बहुत गुस्सा दिला देती है वो उसकी जान को धमका कर। एक प्रॉब्लम तो है, सेओ योन योंग सुक तक नहीं पहुंच सकती, पर उसके पास छोटी वाली सेओ योन बंदी होती है एक कुर्सी पर, जो उसको इस हालात में एक एडवांटेज दे देती है। योंग सुक उसे कहती है कि उसके पास 1 घंटे का समय है ताकि वो जान सके कि पुलिस उसको कैसे अरेस्ट करेगी या फिर उसकी माँ को भी चोट पहुंचाएगी। सेओ योन अपनी स्थिति से बाहर निकलने और योंग सुक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक प्लान बनाती है। उसका प्लान है कि योंग सुक को एक ऐसी जगह भेजना जहाँ उसने रिसर्च किया है कि एक दुर्घटना होने वाली है और उसको रेट्रोएक्टिवली उस तरह मार देगी। सेओ योन उसे एक जगह भेजती है
जहाँ एक भारी गैस धमाका होने वाला है, योंग सोक को कहते हुए कि वहाँ वो आदमी मिलेगा जिसे उसका खून से भरा हुआ नाइफ मिला था। वो अपने फोन पर देखते हुए इंतजार करती है, लेकिन योंग सोक इसे फिर से बचा लेती है क्योंकि वो बिल्डिंग से पहले ही निकल लेती है और बिना कुछ बोले ही वो सेओ योन के पास वापस कॉल करते वक्त बहुत गुस्से में होती है। योंग सोक उसे दिखाती है कि वो उसे कितना परेशान है। उसे फोन पर छोड़ देती है जब वो अपनी छोटी वाली सेओ योन को जलाती है और बड़े सेओ योन के शरीर पर दाग आ जाते हैं। और इसे और बुरा करने के लिए वो सेओ योन को अपनी माँ के डैड ने छोड़े हुए वॉइसमेल सुनाती है, जिसमें उसने उसके डैड को धमकी दी है कि वो उनके पीछे आ रही है। और योंग सोक इसी तरह रुकती नहीं है, बल्कि उसे बताती है कि उसी ने पहले अपने डैड की मौत की जिम्मेदारी ली है। लगता है कि उसकी माँ ने उस दिन घर की गैस बंद कर दी थी और उसने उसे फिर से चालू कर दिया था, गलती से ये सोचकर कि वो उल्टा कर रही है। अब वर्तमान में सेओ योन को लगता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो असल जानकारी निकालने के लिए पुलिस स्टेशन में घुसकर उसका फाइल निकाल लेती है। वो पुलिस ऑफिसर की नोटबुक को खोलती है और वहाँ से जानकारी निकालती है कि उन्होंने योंग सुक को पकड़ लिया था, उसको सही जगह भेजा गया था। इस बार योंग सुक वो आदमी को ढूंढ लेती है जिसने उसके खून से भरे हुए नाइफ को ढूंढा था और उसे उसी नाइफ से मार देती है। जानकारी नोटबुक से गायब हो जाती है, लेकिन उसकी माँ सेओ योन को पुलिस स्टेशन पर ढूंढने आती है। सेओ योन ऑफिसर की नोटबुक में पास्ट में क्या हो रहा है उसकी हर कदम की तस्वीर देखती है, जो तब बदलती है जब वो ऑफिसर अपने पति और बेटी को ढूंढने वाला एड्रेस पर जाने का डिसीजन लेता है। अचानक सबकी जानकारी योंग सुक से गायब हो जाती है और घर फिर से बदलने लगता है। सेओ योन घर से भागती है, लेकिन पढ़ लेती है कि उसकी माँ और कॉप उनको ढूंढने गए थे और वो यही सोचती है। योंग सुक कहती है कि वो घर से बहुत पहले चले गए थे, लेकिन सेओ योन की माँ वहाँ पर उसकी हेयर क्लिप देखती है। वो और ऑफिसर उससे दूसरे फ्लोर की जांच करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी वक्त है जब सेओ योन फ्यूचर में घर वापस आती है। वो देखती है कि योंग सोक ने सीरियल किलर के रूप में काफी बड़ा करियर बनाया है। वो वही कमरे में नीचे जाती है जहाँ वो शुरुआत में फोन ढूंढती है। पुराने दिनों में सेओ योन की माँ को ये आइडिया आता है कि वो अपनी पति के फोन को चेक करके देखे कि वो वहाँ है या नहीं। माँ योंग सोक का फोन इस्तेमाल करने के लिए करती है और अपने पति के बजाय उसकी बेटी को कॉल कर देती है, उसे धमका करके वो घर से बाहर निकले। एक साथ योंग सोक छोटी वाली सेओ योन को मारती है और इसी वक्त लाइन कट जाती है। अब भूतकाल में हम देखते हैं योंग सोक कॉप को उसके माँ के सामने मार देती है और फोन मांगती है। बड़ी वाली योंग सोक सेओ योन को तंग करती है जब उसकी छोटी वाली खुद उसे फोन पर कॉल करती है। दोनों लड़कियां फोन के लिए लड़ाई करती हैं जब तक सेओ योन बड़ी वाली योंग सोक को बेहोश नहीं कर देती है और फोन ले लेती है। योंग सोक दोनों टाइमलाइन में सेओ योन और उसकी माँ के पीछे है। दोनों एक ही कमरे में छुप जाती हैं जहाँ वो खूनी उनके पीछे दरवाजे पे आकर चाकू मारती है। अचानक फोन बजता है और वो सेओ योन की माँ पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सेओ योन उसे शांत रहने और कोई हथियार ढूंढने को कहती है और वो औरत एक फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढती है। वो सेफ्टी पिन निकाल कर योंग सुक के दरवाजा खोलने का इंतजार करती है, पर अनफॉर्चुनेटली योंग सुक को पास्ट में सेओ योन की माँ को छत से नीचे गिराकर रूम से बाहर निकालने का ये शैतानी ख्याल आता है और इसके लिए वो उसकी बच्ची को सामने खड़े कर उसे बुलाएगी। योंग सुक छोटी वाली सेओ योन पर नाइफ से अटैक करती है जब उसकी बड़ी वाली खुद रूम में आती है। योंग सुक अपनी माँ को पास्ट में छुड़ा लेती है उसकी बेटी को मारने से पहले और दोनों रेलिंग से गिर जाते हैं। बड़ी वाली योंग सुक फ्यूचर से गायब हो जाती है और सेओ योन अकेली उस साधारण से घर में खुद को ढूंढती है। बाद में भविष्य में सेओ योन कब्रिस्तान जाती है, ये सोचते हुए कि उसकी माँ भी मौत के घाट उतारी गई है और वो औरत वहाँ भी मुस्कुराती हुई आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है। सेओ योन खुश है कि उसकी माँ अब जिंदा है और समझती है कि वो असल में काफी अच्छी है।